नज़ीन, मिस्र और चीन से हिस्टोरिक डेवलपमेंट सामने आ रही है। मिस्र और चीन ने नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड करने का फैसला कर लिया है। दोनों में मुआहिदा तय पा गया है। जो ब्रिक्स के अंदर एक ऐलान किया गया था प्यूटन की जानिब से, और ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर हमने डॉलर से हटकर कोई हल ना निकाला, उससे हटकर अल्टरनेटिव जो पेमेंट सिस्टम है उसका कोई सोल्यूशन ना निकाला, तो फिर यह मामला बहुत खराब होगा। जैसे हमने 20वीं सदी शुरू की, उसी तरह से हम 21वीं सदी का भी इख्तिताम होगा, यानी वो जो हमारी सुवेरेनिटी है वो हमें हासिल होगी। तो प्यूटन ने ब्रिक्स में यह अनाउंस किया कि नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड को जो है वो फरोग दिया जाएगा, जो कि इस ऑर्डर के हवाले से आखिरी चीज है। यानी डी डॉलराइजेशन होना इस ऑर्डर के हवाले से आखिरी चीज है, जिसकी सैंक्शंस भी काम नहीं कर रही, जिसके फैसले दुनिया नहीं मान रही। हर हवाले से इसके निजाम को चैलेंज किया जा चुका है, लेकिन डॉलर तो अपनी जगह पर बरकरार है, तो वो आखिरी चीज डॉलर है। तो अब जनाब ये मुआहिदा तय पा गया है जो बहुत ही हिस्टोरिक है। फिलिस्तीन की बात हुई है, गजा की रिकंस्ट्रक्शन की बात हुई है, चाइना जो है वो उसमें हिस्सा डालेगा गजा की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, और इधर अरब फॉरेन मिनिस्टर्स के आपस में राब्ते हो रहे हैं। यहां कतर से लेकर मोरक्को तक ये सब के आपस में राब्ते हुए हैं, ईरान के साथ जब राब्ते हो रहे हैं। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी रोबियो से जो मुलाकात हुई, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते और गजा का सीजफायर जो है ना अब इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता, और गजा का सीजफायर हर सूरत के अंदर होना चाहिए। जहां जहां पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रहे हैं, वहां पर उनको एक ही सवाल का सामना है, चाहे वो मीडिया हो या चाहे उनके काउंटर पार्ट्स हो, वो गजा की जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। इधर क्या हुआ है कि ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उसने मार्केट्स को हिला के रख दिया है। देखिए, तिजारती जंग का आगाज हुआ था और वो बड़ा खतरनाक था, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं था, और फिर हमने देखा कैसे $13 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट से निकल गए। फिर रिवर्स हुआ फैसला, तो दोबारा से स्टॉक मार्केट के अंदर उसमें तेजी आई। तो अगर जो पॉज आया है दरमियान में, अगर वो ना आता और टैरिफ्स उसी तरह से लगे रहते, तो अभी तक आपके सामने संगीन तरीन नताज आ चुके होते। दुनिया की इकोनॉमी, बहुत सारे मुल्कों की इकोनॉमी हिट हो चुकी होती, लेकिन चूंकि वो पॉज आ गया, वो इसलिए पॉज आया क्योंकि ये मामला ही डिस्ट्रक्टिव है। ये टैरिफ और तिजारती जंग जो है ये डिस्ट्रक्टिव है सबके लिए, और सबसे पहले तो खुद अमेरिका इससे जो है वो नुकसान उठाएगा, और तमाम अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो है वो वार्न कर चुके हैं। लेकिन भारत ट्रंप तो ट्रंप है, तो ट्रंप ने दोबारा से इग्नाइट कर दी है ट्रेड वॉर को, और कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगा दिए हैं। कनाडा बहुत बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का 35% टैरिफ लगा दिए हैं। तो वेस्ट यूरोप सबसे ज्यादा खुद मुतासर हो रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज तो सबसे ज्यादा डिपेंड करती हैं अमेरिका के ऊपर, और उनके आपस में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, खासकर यूरोपियंस की अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंस है, तो वो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो ये एक चीज है। और जो जोहरान ममदानी है, उनके खिलाफ बिलियनियर्स और इजरायली लॉबी और एक भरपूर कैंपेन है। ये इलेक्शन फैसला कुन साबित होगा, क्योंकि अमेरिका की इजरायली लॉबी, द मोस्ट पावरफुल बिलियनियर्स, जो कभी कोई इलेक्शन हारते नहीं हैं, तो वो सारे के सारे अपनी तमाम दौलत को उतार चुके हैं, और जोहरान ममदानी को चाहते हैं ना जीते। अगर जोहरान ममदानी जीत गए तो ये अमेरिका में बहुत ही फैसला कुन इंतखाब जो है वो साबित होने जा रहा है। तो ये भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर हम आगाज करें जो बड़ा हिस्टोरिक दौरा मिस्र और चीन का हुआ है, वहां से मजीद डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं, और ये मेगा डेवलपमेंट्स है। अमेरिका और चीन की खुली जंग जो इक्तदार की है वो इस वक्त छिड़ चुकी है, मगर उधर अमेरिका जो है नाज़रीन वो हमें तन्हा नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली सेंचुरी के अंदर अमेरिका के साथ उसके इत्तेहादी थे, यूरोप था, लेकिन अब तो खुद अमेरिका और यूरोप का फटा पड़ गया है। यानी अमेरिका तो कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, यूरोप के ऊपर लगा रहा है, वो तो आपस में उनकी लड़ाई जो है वो छिड़ गई है। तो अमेरिका वहां से तन्हा है, और अगर हम यहां देखें तो चाइना जो है उसके साथ मुल्क खड़े हो रहे हैं, और एक ट्रस्ट और पार्टनरशिप बिल्डिंग जो हम देख रहे हैं। अब तो यूरोप भी मल्टीलेटरल की बात करना शुरू हो गया है, यूरोप भी मल्टीलेटरल की बात करना शुरू हो गया है, क्योंकि जो यूनिलेटरलिज्म है वो खुद अब यूरोप को डैमेज कर रहा है। मिस्र में बड़े मुआहदे तय हुए हैं, और इजराइल इससे बहुत ज्यादा खौफजदा है। खबर यह भी है कि इजराइल ने चाइना को एक मैसेज कन्वे किया है, और कहा है कि वो मिस्र को या किसी और मिडिल ईस्ट के मुल्क को असलहा ना बेचे। और आप समझ सकते हैं कि आगे से चाइना ने इजराइल को जवाब क्या दिया होगा। अब इजराइल जो है वो चाइना को कह रहा है कि असला ना दो, और इससे आपको अंदाजा होगा कि चाइना का राइज कितना बड़ा फिनोमेना है, क्योंकि सारी इजराइल की जो ताकत है वो इस बात के ऊपर खड़ी हुई थी कि उसको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हासिल है, और वेस्ट मिडिल ईस्ट के किसी दूसरे मुल्क को टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया में वेस्ट से हटकर कोई और ऑप्शन नहीं है कि जहां से आप टेक्नोलॉजी ले सके। तो अब चाइना का राइज जो है ना ये सबसे बड़ा फिनोमेना है, ब्रिक्स का राइज ये सबसे बड़ा फिनोमेना है। तो इजराइल ने कहा, लेकिन जाहिर है कि चाइना जो है वो जबरदस्त तरीके से जो आगे बढ़ रहा है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो रैपिड वाकयात हो रहे हैं वो दुनिया को बदल रहे हैं, और इजराइल किसी उस फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया में आगे जो बड़े फैसले हो रहे हैं, सिवाय इसके कि इजराइल एक ख्याली पुलाव बनाकर बैठा हुआ है कि यहां पर ग्रेटर इजराइल बनेगा, फिर एशिया से अफ्रीका तक जो ट्रेड रूट्स और एनर्जी रूट्स बनेंगे वो इस ग्रेटर इजराइल से होकर गुजरेंगे। ये ख्याली पुलाव है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इजिप्ट और चाइना ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसके साथ उन्होंने युआन में करेंसी करने का जो फैसला है वो कर लिया है। ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये गेम चेंजर है। दिस इज ह्यूज, दिस इज मैसिव, दिस इज ग्रेट, ठीक है ना। यानी कि आप युआन में करेंसी की बात कर रहे हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा एक इत्तेहादी मिस्र, वो चाइना के कैंप के अंदर जा रहा है, और डी डॉलराइजेशन की बात करने से मुराद यह है कि आप अमेरिका के साथ खुली जंग का ऐलान कर रहे हैं, और मिस्र यह कर रहा है। और दैट इज व्हाट द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज वार्न्ड अमेरिकन लीडरशिप के कभी भी सिर्फ इजराइल के ऊपर रिलाय ना करना, कभी भी यह पॉलिसी ना रखना कि सिर्फ इजराइल की सुनो, क्योंकि एक वक्त आएगा कि ये मुल्क जो है फिर दूसरे कैंप्स के अंदर चले जाएंगे। और आप देखें कि ये जेनोसाइड का नतीजा है। जेनोसाइड से क्या हुआ, ये गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर आई, फिर इकोनॉमीज डैमेज हुई, और लोग नाराज हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ कर नहीं रही है फलस्तीन और गजा के लिए। तो अब और अमेरिका सीजफायर करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अब जाहिर है कि ये गवर्नमेंट्स दूसरी तरफ देख रही है, क्योंकि अमेरिका का बिहेवियर उन्होंने अल्टीमेटली देख लिया है। तो अब यहां से कोई रिवर्सल नहीं है। मिस्र का ये बहुत बड़ा वाकया, यानी मिस्र जो है ना बहुत बड़ा इत्तेहादी है, और F-16 छोड़कर वो चाइना के जेट्स ले रहे हैं, और अब तो बहुत जेट्स तो आप छोड़ देना, अब तो वो युआन में ट्रेड होने जा रही है। ये अमेरिका के साथ जो वो खुली जंग है। और अगली बात सुनिए, चीन के जो सदर हैं वो मिस्र का दौरा करने जा रहे हैं। जी हां, आने वाले महीनों के अंदर चीनी सदर मिस्र का दौरा करने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें ये कितनी बड़ी बात होने जा रही है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है, मिडिल ईस्ट के अंदर किस तरह तेजी के साथ ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। टर्की के बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस वो हासिल कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के ऊपर। इस वक्त यूरोपीय यूनियन में किसी का इतना एडवांस आप कह लें कि डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है जितनी टर्की की है। आपको इस बात बताएं, टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री उन सबसे ज्यादा एडवांस हो चुकी है, और वो उनका सारा रॉ मटेरियल वो यानी किसी के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं। इजिप्ट एंड चाइना सेंट्रल बैंक्स साइन पैक्ट टू बूस्ट युआन यूज पेमेंट सिस्टम्स, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जो है दुनिया उसकी तरफ बढ़ रही है। Egypt and China reaffirm strategic partnership, urge Gaza ceasefire. Egypt President Al-Sisi and Chinese Prime Minister discuss strengthening Egypt and China relations, call for ceasefire in Gaza, and emphasize diplomatic efforts to resolve regional conflicts. तमाम regional issues की बात हो रही है। Global Times, चाइना का मीडिया, China Egypt sign MOU to boost financial ties, promote local currency settlement. ये खुली ऐलानी जंग है अमेरिका के खिलाफ, ठीक है ना। डी डॉलराइजेशन इज द लास्ट थिंग ऑफ अमेरिकन एम्पायर। और अब आप फिर वही बात देखिए, इजराइल सिर्फ इजराइल जो है वो अमेरिका के ऊपर खड़ा हुआ है, सिर्फ अमेरिकी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, और खुद अमेरिकी एम्पायर तेजी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो हम हमेशा से पहले दिन से हम ये बात करते रहे कि इजराइल को ये सूट नहीं करता था कि वो एक कॉलोनी है, फिर उसका सारा काम अमेरिका के ऊपर खड़ा हुआ है, फिर वो यहां माइनॉरिटी के अंदर है, और वो जनाब यहां पर एक एमलेस वॉर और सिर्फ जारियत, ये उसको किसी सूरत स्ट्रेटेजिकली मॉरली, ठीक है ना, हर अंदाज के अंदर ये उसको सूट नहीं करती थी। तो आप देखें कि वो लोकल करेंसी में जनाब ट्रेड करने जा रहे। इजिप्ट एंड चाइना साइन 3 MOUs टू बूस्ट फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम टाइज। और ये सारे वाकयात इतनी जल्दी ना होते, सिर्फ गजा में जो कुछ हुआ है इसने कौमों को आप कह लें कि झिंझोड़ के रख दिया है, और सबको ये नजर आया है कि इस निजाम में तो किसी की कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। और मिडिल ईस्ट के ममालिक जो अपने आप को बहुत बड़ा इत्तेहादी अमेरिका का कहते थे, उनको भी अपनी असलियत नजर आई है कि अमेरिका तो हमारी बात सुनने के लिए की सूरत तैयार नहीं है। चाइना सपोर्ट्स इजिप्ट प्लेइंग अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल एंड रीजनल अफेयर्स। चाइना ने इजिप्ट का जो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है गजा की, उसको भी सपोर्ट कर दिया है, उसमें मदद करने का भी ऐलान कर दिया है, और जो भी रीजनल इश्यूज के अंदर इजिप्ट की स्टैंडिंग है उसको सपोर्ट करने का ऐलान किया। देखें उधर भी इश्यूज हैं, लिबिया एक तरफ है, नीचे सूडान है, इथियोपिया वाला मामला है। is willing to closely coordinate and cooperate with Egypt on multilateral frameworks। अब ये जो इलामियां आ रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक एक लफ्ज है वो अपने अंदर बहुत गहरे मानी समोए हुए हैं। मल्टीलेटरल का लफ्ज इस्तेमाल आपको अब बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो मल्टीलेटरल से मुराद यह है कि हम अमेरिकी हेजेमनी से आगे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और शंघाई कोऑपरेशन के अंदर इजिप्ट जो है वो अपना किरदार अदा करेगा, और जेन्युइन मल्टीलेटरलिज्म एंड सेफगार्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। देखना मतलब दुनिया ट्रेड के हवाले से, जब वो डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, ये सारे वो एक नया निजाम वो कह रहे हैं कि हम लेकर आ रहे हैं। इजिप्ट एंड चाइना सेंट्रल बैंक साइन पैक्ट टू बूस्ट युआन यूज। चाइना एंड इजिप्ट वॉर टू डीपन स्ट्रेटेजिक टाइज, प्रमोट म्यूचुअल बेनिफिट। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेसिडेंट सीसी के साथ जो मुलाकात हुई, उन्होंने ग्रीटिंग्स पहुंचाई प्रेसिडेंट शी की, प्रेसिडेंट सीसी को, और प्रेसिडेंट शी ने पैगाम भेजा है मिस्र के सदर को, और मिस्र को डिक्लेयर किया है एज अ डियर फ्रेंड ऑफ चाइना। प्रेसिडेंट शी ने पैगाम भिजवाया
और कहा कि मिस्र क्या है, इजिप्ट इज अ डियर फ्रेंड ऑफ चाइना एंड हु इज ऑलवेज वार्मली वेलकम इन बीजिंग। एक ऐसा मुल्क जो हमेशा बीजिंग के अंदर वार्मली वेलकम किया जाता है और किया जाएगा, डियर फ्रेंड ऑफ चाइना। ये प्रेसिडेंट शी ने पैगाम भिजवाया है, ठीक है। ये इजिप्ट जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, ये अमेरिका ने रिजल्ट निकाला है। अब क्या सारे मुल्कों के ऊपर हमला करेंगे, सब मुल्कों के ऊपर जंग छेड़ देंगे? तो इजिप्ट एगरनेस टू अट्रैक्ट मोर चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइना की मजीद इन्वेस्टमेंट जब वो इजिप्ट में होगी, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। वो टेस्ला फारिग हो गई है, टेस्ला फारिग हो गई है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाइना नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जब वो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि इजिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर जो स्विज कैनाल की इकोनॉमिक जोन है वहां पर चाइना बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप नोट करें तो चाइना दुनिया के तमाम जो शिपिंग लेन्स हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, वहां पर वो आ रहा है। अब स्विज कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वो जो पनामा कैनाल है वहां पर भी तो चाइना बैठा हुआ है, और फिर आर्कटिक के जो रास्ते हैं वहां पर भी चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो वे पूरी विजडम और पूरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सच टाइज हैव गेन्ड अनप्रेसिडेंटेड मोमेंटम, चाइना और इजिप्ट के ताल्लुकात अनप्रेसिडेंटेड मोमेंटम जो है वो हासिल कर चुके हैं। और अपकमिंग डिप्लोमेटिक माइलस्टोन, प्रेसिडेंट शी जो है वो दौरा करने जा रहे हैं मिस्र का, बड़ा वाकया है, यानी बड़ी डेवलपमेंट। चाइना के सदर मिस्र का दौरा, इजराइल कह रहा है कैसे लाना दो, और वो जदीद फाइटर जेट्स और इक्विपमेंट्स और रडार्स और वो सारा देने जा रहे हैं। तो इजराइल का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एयर सुपीरियरिटी का, वो आने वाले हफ्तों और महीनों में खत्म होने जा रहा है, ठीक है। ये एक मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तब्दीली है। तो 70 एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए हैं। एंड इजिप्ट चाइना कॉल फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। गजा तो फिर हर जगह डिस्कस हो रहा है, गजा का रिकंस्ट्रक्शन में चाइना ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। बीजिंग सपोर्ट इजिप्ट प्लान फॉर गाजा रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये यहां पर गैर मामूली दौरा हुआ है। और इसी दरमियान आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में राब्ते की सतह के पर हो रहे हैं। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने फोन कॉल्स की हैं, और किस सतह की फोन कॉल्स हुई हैं इससे आप अंदाजा लगाइए कि मिडिल ईस्ट बड़े फैसले कर रहा है। अब उनको अंदाजा है कि लोग किस हद तक नाराज हैं, किस हद तक गुस्से की लहर है। इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कतर के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की, इसके साथ बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की, इसके साथ जॉर्डन के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉल की, इसके साथ कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको कॉल की, इसके साथ जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको कॉल की, और अफ्रीकन जो कॉर्पोरेशन है उनके सरबराह से बात हुई, और मोरक्को के साथ जो है वो उनका राब्ता हुआ। यानी आप अंदाजा लगाएं द स्केल ऑफ कॉन्टैक्ट्स। और ईरान के साथ बात हुई, तमाम ममालिक के साथ। और इससे पहले उनकी जब वो सऊदी अरेबिया से बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। और अब वो सारे ममालिक के साथ, यानी मोरक्को से लेकर ओमान से लेकर बहरीन से लेकर तमाम ममालिक के साथ उनके राब्ते हो रहे हैं। तो यानी मिडिल ईस्ट भी प्लान कर रहा है कि अगर वाशिंगटन से सीजफायर का फैसला नहीं आया तो फिर आगे क्या करना है। इधर आप देखिए जो सेक्रेटरी रूबियो हैं, कल उनकी मुलाकात जो है वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने सेक्रेटरी रूबियो को क्या बात की। वी आर ऑल्सो अफेक्टेड व्हेन देयर इज इन्वेजन एंड डिसरप्शन। अनवर कन्फ्रंट्स रूबियो ऑन गाजा, कॉल्स फॉर अर्जेंट सीजफायर। जहां भी सेक्रेटरी स्टेट जा रहा है या अमेरिका का कोई हाई ऑफिशियल जा रहा है, वहां पर बात क्या हो रही है, गजा का सीजफायर, अर्जेंट सीजफायर, ठीक है ना। अब आप देखें ना कि ओवरऑल यानी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रहा होता है तो भाई पता होता है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया के बाद क्या सूरत हाल है, ट्रंप क्या बात करता है उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या गारंटी है। तो आप देख रहे हैं कि इस लड़ाई में जो चाइना और अमेरिका के दरमियान छिड़ी है, जो मिडिल ईस्ट के लिए बड़ी फैसला कुन साबित होगी। और उसके साथ वाज़ेह है कि इजराइल चाइना से कह रहा है कि असला ना दो मिडिल ईस्ट के ममालिक को, और ईरान को और मिस्र को। तो उसमें अगर आप देखें तो अमेरिका तनहा है। फिर क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है कि आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात तय हो गई है, अब कैसे कहेंगे कि ये तय हो गई है। वहां पर तो ट्रंप कह रहा है कि वो जो नेटो ने असला लिया था, अब जो हमने भेजा था वो नेटो पे करेगा। मतलब अब वो कोई भी पीछे से कोई भी बात ले आएंगे और उसको किसी भी तरह से कह देंगे। तो वो क्रेडिबिलिटी, यानी ट्रंप ने आकर पूरी तरह से अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो है वो पहले डैमेज थी, अब बिल्कुल ही कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जो फ्रांसिस्का के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई हैं उससे और बड़ा अब यूरोप का रिएक्शन आ गया है। देखिए रिएक्शन तो देना पड़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन के ऊपर सैंक्शन लग गई है तो रिएक्शन तो देना पड़ेगा। और यूरोपीय यूनियन डीपली रिग्रेट्स यूएस सैंक्शंस ऑन यूनाइटेड नेशन पैलेस्टाइन रैपचर अल्बनीज। डीपली रिग्रेट, जाहिर है कि वो कंडेम का लफ्ज है वो अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बयान दिया है कि यानी अगर आप नोट करें तो यूरोप और अमेरिका स्टेटमेंट्स की हद तक बिल्कुल दो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जाकर खड़े हैं। और अगले 2-4 दिन बताएंगे कि जब यूरोप बार बार कह रहा है कि हम सैंक्शन लगाएंगे, सैंक्शन, अगर वो सैंक्शन लगा देते हैं तो वो ऑफिशियली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि यूरोप की पॉलिसी रिगार्डिंग इजराइल एंड अमेरिकन पॉलिसी रिगार्डिंग इजराइल। तो ये देखें ना कि
यूनाइटेड नेशन के ऊपर सैंक्शन लगा दी, क्या हासिल किया? खुद अमेरिका के अंदर इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अमेरिकन मीडिया इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। एक और बड़ा वाकया हो रहा है, पीकेके जो ये कुर्दिश मिलिटेंट्स हैं उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया। दिस इज वेरी ग्रेट न्यूज। पीकेके सरेंडरिंग ऑफ वेपन्स अंडरवे इन इराकी कुर्दिस्तान। जो अब्दुल्ला ओकलान हैं 2-3 दिन कबल उनकी बकायदा वीडियो बयान आया। 1990 के बाद ये पहला वीडियो बयान था जो जेल से आया, और उन्होंने कहा कि हथियार डाल दिए जाएं, और अब वो पब्लिकली आकर पीकेके के जो लोग हैं वो हथियार डाल रहे हैं। तो ये एक इस रीजन के लिए बड़ी जबरदस्त खबर है। जरा ये खबर देखिए, बिलियनियर्स मोबिलाइज इन अटेम्प्ट टू क्रश ममदानी मेयरल बिड। जोहरान ममदानी ग्रास रूट राइज हैज शेकन द न्यूयॉर्क पॉलिटिकल एलीट। हिल गया है अमेरिका पूरी तरह से जोहरान ममदानी की राय से, ट्रिगरिंग अ $multi-million बैकलैश फ्रॉम वॉल स्ट्रीट एस्टैब्लिश्ड पावर ब्रोकर्स। अब वो जनाब बिलियनियर जो है, यानी न्यूयॉर्क जो है ये सबसे बड़ी आप कह लें कि स्टेट है, और इसका जो जीडीपी है वो $2.2 ट्रिलियन है, सबसे ज्यादा ये कमा के देता है, और सबसे बड़े बिजनेसमैन वहां पर बैठे हैं, इजरायली लॉबी का वो मरकज है। तो वहां पर एक ऐसा बंदा आ रहा है जो ना सिर्फ बिलियनियर्स को चैलेंज कर रहा है बल्कि इजरायली लॉबी को चैलेंज कर रहा है। तो वो सारे मिल गए हैं और वो पूरा जोर लगा रहे हैं। यानी ये फैसला कुन लड़ाई है, ये फैसला कुन लड़ाई है कि इजरायली लॉबी और बिलियनियर्स जो न्यूयॉर्क में उनके बगैर चिड़ी पर नहीं मार सकती, तो वो पूरा जोर लगाकर आ गए हैं जोहरान ममदानी खिलाफ। तो अगर वो जीत जाता है तो फिर ये बहुत बड़ा चेंज होगा अमेरिका के अंदर, और यानी कि वो एड्रेस कर रहा है ग्रास रूट लेवल पे, और जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, उनको उनके मसाइल को। तो ये बहुत यानी एक मुल्क में एक होता है ना कि एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो ये वो है न्यूयॉर्क इलेक्शन। तो देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। जरा आखिरी हेडलाइन देखिए, ट्रम्प्स न्यू टैरिफ शेक मार्केट्स एज यूरोपीय यूनियन अवेट्स ट्रेड डील लेटर। ट्रंप जो है वो तमाम नेशंस को लेटर भेज रहा है, और ये भी जाहिर है दुनिया के लिए ह्यूमिलिएशन है, किस तरह से दुनिया की अकवाम को ट्रीट किया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर इतने लगेंगे, तुम्हारे ऊपर इतने लगेंगे, और आगे से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आगे से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। तो ट्रंप जो है वो तमाम कौमों को लेटर भेज रहा है कि 1 अगस्त से तुम्हारे पर इतने टैरिफ लगेंगे, तुम्हारे पर इतने लगेंगे। कनाडा के ऊपर 35% जब वो लग गए हैं, और यूरोपीय यूनियन को भी एक आध दिन में लेटर जाएगा कि उनके ऊपर कितने लग रहे हैं। वियतनाम और आगे पीछे बहुत सारे मालिक के ऊपर लेटर चले गए हैं, और किसी पर 30%, किसी पर जैसे ब्राजील है उसके ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं। ब्राजील कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मार्केट्स पहले ही हिल गई हैं। देखिए, बिजनेस एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो है अनसर्टेनिटी। बिजनेस अनसर्टेनिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ट्रंप जो करने में माहिर हैं वो है अनसर्टेनिटी। खुद अमेरिका में उन्होंने बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी केओस पैदा कर दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स इस माहौल में हो नहीं सकती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, लंबे प्रोजेक्ट्स इस माहौल में बन नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा। मतलब वो कह रहा है कि एप्पल जो है वो बाहर जो फैक्ट्रीज हैं वो अमेरिका में लाई जाएं। तो इस तरह के इतने जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, तो जाहिर है कि वो इस अनसर्टन माहौल में तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो दुनिया के लिए अगले जो दिन हैं बड़े खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि जो ही टैरिफ लगेंगे, और लगना शुरू हो गए हैं, मार्केट्स ऑलरेडी हिल गई हैं, सबके ऊपर नहीं लगे हैं लेकिन ऑलरेडी हिल गई हैं। और मैंने आपको बताया कि चूंकि पॉज का बटन आ गया था, तो जिस तिजारती जंग के कॉन्सिक्वेंसेस की हमने बात की थी वो इसलिए नहीं आए क्योंकि पॉज हो गया, लेकिन बहुत सारे आए भी सही। ये जो यूरोप अब अपने फैसले कर रहा है, और बरतानिया और फ्रांस करीब आ रहे हैं जो डॉलर से हटकर, तो ये उन 4-5 दिनों का सिर्फ जो ट्रंप ने फैसले किए, जो क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई, तो वो उसका नतीजा आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बड़े नतीजे नहीं आए क्योंकि पॉज हो गया, रिवर्स हो गए, टैरिफ 48 घंटों के अंदर रिवर्स हो गए थे। तो ये एक समझ लें कि तबाही है, तो ये तबाही है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो अब वो दोबारा से ट्रंप ने शुरू कर दी। हालांकि खुद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कहा ये फायदे में नहीं है हमारे, लेकिन ट्रंप ने दोबारा से जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो अब ये प्रेशर टैक्टिक भी है कि वो लेटर भेज रहा है सबको कि 1 अगस्त से लगेंगे, तो उससे पहले उनको टाइम दिया जा रहा है कि वो आए और सरेंडर कर लें, ठीक है ना, वो आकर सरेंडर कर लें। और साउथ कोरिया और जापान के ऊपर लग रहे हैं, तो ये प्रेशर टैक्टिक भी है। तो सरेंडर करेंगी कौमें, तो फिर भाई सरेंडर करेंगी तो फिर तो बिल्कुल ही जाएगा ना मामला, सरेंडर करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब ये जो मौजूदा ऑर्डर है, और ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं जिन्होंने इस ऑर्डर को चलाया है, और अमेरिका के हर उसमें साथ रहे हैं, जो भी जंगें हुई, जो भी सारे मामलात हुए, अब वो खुद अमेरिका का निशाना बन रही है। ये एक बहुत बड़ा मतलब वाकया। यानी कनाडा, उसके ऊपर टैरिफ लगे हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की ट्रेड वो करता है, यूरोपीय यूनियन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की ट्रेड करता है, उनकी गाड़ियां ये वो सब बिकता है अमेरिका में जाकर। वो कैसे अफोर्ड करेंगे, किधर जाकर बेचेंगे? ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा, अमेरिका इस तरह अचानक उनके साथ करेगा। तो ये बहरहाल एक बड़ा क्राइसिस जो है, अगर ये मामला मजीद आगे बढ़ रहा है तो ये तो डिस्ट्रक्शन है, जो कहते हैं तबाही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तबाही है। मतलब इसमें आप कोई लॉजिकल नहीं बता सकते कि अच्छा ये मामला ऐसे, बस तबाही तबाही है।